हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डेरिवेशन और सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आपके स्कूल के एग्जाम, जो आपके नीट, जो आपके जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फाउंडेशनल ब्लॉक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई सब बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे जो है चाहते हैं, जो बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, न्यूमेरिकल में मजा नहीं आता, न्यूमेरिकल कैसे करें समझ में नहीं आता, तो भाई हमने सब जो है न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप्स जो है आपको कराए हैं, यहाँ पर करवाए थे, करवा रहे हैं, करवाते रहेंगे। तो सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ कवर करते जा रहे हैं वन बाय वन। और भाई हम लोग अब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो यहां पर हम लोग ये सेकंड वीडियो आज जो है यंग मॉडल्स की करने जा रहे हैं, जिसमें हम यंग मॉडल्स पार्ट बी। तो यंग मॉडल्स काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। तो यंग मॉडल्स हमने डिस्कस किया था क्या होता है और कैसे हम वहां पे लेंथ, डेल्टा एल या फिर स्ट्रेस निकालना होता है या स्ट्रेन निकालनी होती है, तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम लोग इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम देखने जा रहे हैं आगे की वीडियो। तो आगे मूव करते हैं। आज देखते हैं, आज हम थोड़ा जो है इसमें और अच्छे वाले क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, एडवांस क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। तो यह पहला क्वेश्चन है कि 4 होलो सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ स्टील सपोर्ट ये सपोर्ट होगा, सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर, सपोर्ट है ना, जैसे नेता को सपोर्ट करना होता है ना चुनाव में, नेता कहते हैं सपोर्ट करो मुझे, तो ये सपोर्ट कर रहा है बिग स्ट्रक्चर को। 50,000 किलो का बिग स्ट्रक्चर है, उसको 4 कॉलम से सपोर्ट कर रहा है। इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ईच कॉलम इज 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Assume the load distribution to be uniform. Calculate the compression strain in the each column. Young modulus of the steel is this much. तो what they are saying basically is, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जो 4 आपके कॉलम हैं, इनका जो रेडियस है, आउटर रेडियर और इनर, आउटर मान लो R2 वो आपका है 60 सेंटीमीटर और इनर रेडियाई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो कोई भी एक स्ट्रक्चर है ये, और इसको जो है 4 कॉलम से आपने सपोर्ट किया हुआ, एक कॉलम, 2 कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, 4 कॉलम से सपोर्ट किया हुआ। और एक कॉलम जो आपके हैं, ये कॉलम कुछ ऐसे हैं कि इनका एक अंदर मतलब कुछ ऐसा है रेडियाई और बाहर ऐसा रेडियाई, मतलब ये यहाँ पे, या फिर ऐसे मान लो कि ये ऐसा है, अंदर से खोखला है और यहाँ पे स्टील है या कोई कॉपर है या जो भी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा स्टील भरा हुआ है, इसका फौलाद भरा हुआ है और अंदर से ये खोखला, लेकिन है ना, अंदर से ये बिल्कुल खोखला है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल अंदर से खोखले होते हैं, बाहर से स्टील लगते हैं, तो ऐसी है ये भी। ठीक है, कहेंगे सर भी कहां चले गए। ठीक है, तो ऐसा है भाई इसका। तो इसकी जो रेडियाई है बाहर की वो 60 सेंटीमीटर, अंदर कितनी है, और 50,000 किलो का लोड इसमें संभाला हुआ है। 50,000 किलो पानी की टंकी मान लो, है ना, बड़ी वाली जो आती है। तो आपको बताना है इसमें स्ट्रेन कितनी होगी हर कॉलम में, और यंग मॉडल्स आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻11। तो ये स्टील का होता है, एक्चुअली लिखा भी हुआ है स्टील है। तो यंग मॉडल्स है यहाँ पे हमारा 2 × 10⁻11 पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको बताना है स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, हर कॉलम पे। तो स्ट्रेन क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग मॉडल्स। तो अगर हम स्ट्रेन निकालेंगे तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग मॉडल्स, ये हो जाएगा। तो एक्चुअली हमें ये वैल्यू निकालनी है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय यंग मॉडल्स की वैल्यू निकालनी है, उससे हमारा एक कॉलम का स्ट्रेन है। अब जो एक स्ट्रेन हम निकालेंगे कॉलम का, अलग अलग कॉलम का स्ट्रेन निकालेंगे, तो लोड कितना लेंगे आप, देखो पूरा लोड है 50,000 किलो, लेकिन वो कितने कॉलम पे है, 4 कॉलम पे। तो एक कॉलम पे कितना हुआ वो आप लिखोगे भी, आपको लिखना ही पड़ेगा वहां पे कि लोड ऑन 4 कॉलम इज 50,000 kg, तो हेंस लोड इन 1 कॉलम इज 50,000 × 9.8 न्यूटन डिवाइड बाय 4। ठीक है, m × g डिवाइड बाय 4। तो पूरा लोड को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो एक कॉलम पे लोड आ गया। डिवाइड बाय एरिया, एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा और यंग मॉडल्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यंग मॉडल्स चलो ठीक है, 2 × 10⁻11। एरिया कितना लेंगे, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया कितना आएगा, एरिया मेरा हो जाएगा, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। इस केस में एरिया कितना लेते हैं, अगर हमको ऐसा कोई कॉलम मिले तो एरिया होता है πr² माइनस πr1²। ये फॉर्मूला होता है, पाई बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया करेंगे तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा, जिसमें पूरा स्टील है आपका। हमें कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, यहाँ पे स्टील है, उसमें तो स्ट्रेस होगा, हवा में थोड़ी स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस तो इसी में होगा जहाँ पे स्टील है आपका, तो स्टील वाला एरिया लूंगा, है ना। तो ये एरिया ले लेता हूँ, तो कितना एरिया आ गया, πr2² माइनस r1²। तो पाई इंटू R2 कितना है आपका 0.6 मीटर बोल सकते हैं इसे, मीटर में अगर लिखें तो, और ये 0.3 मीटर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 36 में से 9 गए तो 27 बचेगा, तो 0.27 पाई
27 पाई आ गया, तो यहाँ पे 0.27 पाई आ जाएगा हमारा एरिया की जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया एक कॉलम का लेंगे या चारों कॉलम का लेंगे, तो आंसर है एक कॉलम का, क्योंकि हमने लोड भी एक कॉलम का लिया है। अगर आप टोटल लोड लोगे यहाँ पे तो आप एरिया भी 4 कॉलम का लोगे, तो या तो आप टोटल लोड ले लो और एरिया 4 कॉलम का ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि एक कॉलम का लोड लो और एक कॉलम का एरिया लो। तो हमने यही किया, एक कॉलम का लोड लिया, एक कॉलम का एरिया लिया है। तो यहां से हमें सॉल्व करना है, ये हमारा न्यूटन में है, ये सब ऐसा यूनिट में है, तो आंसर भी हमारा ऐसा यूनिट में आएगा। हालांकि यहाँ पे जो आंसर होता है यूनिट लेस होता है, क्योंकि डेल्टा एल बाई एल इज द यूनिट लेस क्वांटिटी, लेकिन आपको सब एक यूनिट में लिखना पड़ता है ताकि कटेंगे, मतलब ये सब कट जाए आपस में, ऐसा ना हो कि ऊपर न्यूटन में नीचे डाइन में, तो कटने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं अब, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आ रहा है 50,000 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 4, कहां से शुरू करें, बहुत मुश्किल है, तो कैलकुलेशन 50,000 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू क्या है यहाँ पे 4 इंटू 2, 4 इंटू 0.27 पाई इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 11, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो कहां से स्टार्ट करें फिर, ऐसे करते हैं कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 को करते हैं 0.27 से मल्टीप्लाई, तो 0.27 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 5 21, तो ये हो गया भाई 2.16, 2.16 पाई आ गया, ये पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.16 पाई आ रहा है अपॉन में, तो ये हो गया, ये हो गया, पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 6 24 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा, आसान है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 16 3 48 और 3 दूनी 6, 648 आ गया, 4 12 हासिल 1, 8 और 8 16, 17 18 का 8 हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 1 6, तो ये भाई इतना आ गया। 4 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगेगा 6.78, तो ये 6.78 आ रहा है अपॉन में, ऊपर आ रहा है 9.8 इंटू 50,000, 50,000। अब 10 की पावर 11 है नीचे, तो ऊपर जो है 5 इंटू 10 टू पावर 4 लिख सकते हो, है ना, 5 इंटू 10 की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 4, 50,000 को। ठीक है, तो भाई अब क्या हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो पहले, तो 9 पंजे 45 और 4 49 हो जाएगा, ये 49 डिवाइड बाय 6.78, तो ये हो गया, ये हो गया, ऊपर क्या बचा, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर माइनस 11, 4 में से 11 गए तो 7 बचेगा, -7, तो 49 को डिवाइड करना है 6.78 से, तो 678 49, तो भाई यहाँ पे मैंने पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो लगानी पड़ेंगी क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था वहां पे। आप डिवाइड करेंगे तो कितने से जाएगा, 6 7 42, 7 से जाएगा, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 49 और 5 54 का 4 हासिल 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 7 49 और 5 54 का 4 हासिल 5, 7 6 42 और 5 47, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 7 गया 1, 1500 आ जाएगा। फिर ये डिवाइड करोगे तो दो, लगभग 2 बार चला जाएगा, तो 7.2 के अराउंड आ रहा है, 7.2 10 की पावर -7, तो ये हमारा आंसर आ गया 7.2 10 की पावर -7, दिस इज अवर स्ट्रेन। और क्योंकि ये यूनिट लेस क्वांटिटी है तो कोई इसकी यूनिट नहीं आएगी, तो हमारा आंसर है 7.2 10 टू पावर -7, सही आंसर है, लगभग हमने सही निकाला है, 7.21 आया इनका, 10 टू पावर -7। तो आई होप क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है, सिंपल है। इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोला, स्ट्रेन बोला कि कंप्रेस हो रहा है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेन भी हो सकता है, अगर खींच रहा हो कोई रॉड खींच रही हो तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल सॉरी टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे उसको, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के। ये क्या है, देखो, स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, तो लेंथ दी हुई है 4.7 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू पावर -5, है ना, ये तो लिख ही लूं कम से कम, कुछ तो नंबर देगा टीचर, आधा नंबर तो देगा, कुछ गलत कर दिया तो पहले वैल्यू लिख दो सारी। क्या लिखा है, सेम अमाउंट, तो स्टील वायर है ये, और इसको जो है सेम अमाउंट से स्ट्रेच हुई है, इसका स्ट्रेच अगर डेल्टा एल है तो एक और वायर है जिसका स्ट्रेच भी डेल्टा एल है, कॉपर की एक और वायर है जिसका कितना है, ये कॉपर की वायर है, कॉपर, और ये किसकी वायर थी, ये स्टील की थी, तो इसमें भी जो है स्ट्रेन सेम, सॉरी ये खिंचाव सेम हुआ है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी थी, लेंथ थी इसकी 3.5 मीटर और एरिया था इसका 4 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया इतना था, लेंथ इतनी थी, दोनों में जो है सेम अमाउंट से स्ट्रेच हुई है। तो आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस का रेशियो बताना है। तो भाई यंग मॉडुलस क्या होता है हमारा, F बाय A डेल्टा L बाय L, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन,
तो भाई ये हो गया FAL बाय डेल्टा एल, ये हो जाता है। ठीक, अब दोनों में डेल्टा एल सेम है, तो डेल्टा एल अगर यहां से मैं निकालूं तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या आएगी, FL डिवाइड बाय AY, दिस इंप्लाइज दैट दिस। ठीक है, नाउ वी नो दैट डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2, डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 गिवन है ये। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा L1 कितना हो जाएगा, F1, F तो सेम है दोनों में, सेम अमाउंट है द कॉपर वायर ऑफ दिस अंडर अ गिवन लोड, तो लोड सेम है, तो F सेम है, L दोनों का अलग अलग है तो L1 लिख देता हूं यहां पे मैं। एरिया यहां पे अलग है तो एरिया 1, यंग मॉडुलस यहां पे हम यंग मॉडुलस 1 लिख देते हैं। और अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो यार F हमारा अगेन जो है सेम है, लोड सेम है, लेंथ हमारी L2 हो जाएगी, एरिया हमारा जो है इस बार A2 ले लेंगे और यंग मॉडुलस Y2 ले लेंगे, या Y आप स्टील भी लिख सकते हो यहां पे, मान लो ये स्टील है और ये कॉपर के लिए लिख रहे हो, ठीक है, सॉरी इस तरफ स्टील है इस तरफ कॉपर है, तो ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर ने क्या कर दिया। तो यहां पे लिख देते हैं Y ऑफ द स्टील और यहां पे लिख देते हैं Y ऑफ द कॉपर। ठीक है जी, तो अब हमें रेशो निकालना है यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील टू द कॉपर का रेशो निकालना है। तो देखो पहले फोर्स तो बराबर है, फोर्स को तो हटाई दो। लेंथ जो है, लेंथ कितनी है स्टील की, स्टील की लेंथ दी हुई थी हमारी 4.7, तो यहाँ पे 4.7 आ गया। एरिया कितना दिया हुआ है 3 × 10⁵, तो ये एरिया आ गया हमारा। यंग मॉडुलस जो है हमें निकालना है रेशो, तो यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील आ गया। इस तरफ अगर आप देखें तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 3.5 मीटर दी हुई है, एरिया दिया हुआ था 4 × 10⁻⁵, और यंग मॉडुलस ऑफ द कॉपर हमें निकालना है अभी। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील टू द कॉपर निकालना है, तो Y स्टील बाय Y कॉपर वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो ये स्टील को मैं इधर ले आऊंगा, कॉपर इसके नीचे है ही, तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो 4.7 3 × 10 अच्छा -5 तो हटा दो यहां से, तो 4.7/3 बचा था यहाँ पे, अब 3.5 अपॉन में चला जाएगा ये वाला, और ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा तो ×4 हो जाएगा। तो ये भाई आपका यंग मॉडुलस ऑफ स्टील बाय कॉपर का रेशो आ गया। इसको सॉल्व करना है बस और हमारा आंसर आ गया। तो इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, अब हमें ये लगाना है बस। तो 4.7 की 4 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर लो यार, क्या करोगे, 4 × 7 = 28 का 8 हासिल 2, 4 × 16 और 2 18 18.8 और 3 का इससे करोगे तो 9 और 10 और 10.5, तो भाई ये आएगा आपका 188/105, 188/105 आएगा। ठीक है, अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो डिवाइड कर लो। अब 188 को 105 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 105 एकम 105, यहाँ पे बचेगा 83, 0 आ गया, पॉइंट लगाया तो अब कितनी बार जाएगा ये, अब जाएगा ये 8 बार तो जाएगा नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जाना पड़ेगा पहले, 7 बार जाएंगे तो 735, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 3 गया 9, तो ये 950 आ जाएगा। दोबारा करेंगे तो 8 या 9 से जाएगा लगभग, तो 1.79 मान लेते हैं लगभग, है ना। तो 1.79 या 1.8 के करीब हमारा रेशो आ रहा है। ठीक है, 1.79 और वी कैन से 8, तो ये हमारा रेशो आ रहा है। आई होप क्लियर हुआ। देखो दोनों में क्या दिया था, दोनों में दिया था कि ये चीज सेम है दोनों में L, और हमें यंग मॉडुलस का रेशो चाहिए था, तो हमने दोनों का L को बराबर किया, L का फॉर्मूला निकाला पहले, L को बराबर किया और फिर वहां से हमने यंग मॉडुलस को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है जी। तो इनका रेशो भी वही आ रहा है, 1.8 आ रहा है, हमारा 1.79 आ रहा है ना। तो हमारा ज्यादा एक्यूरेट है, हमने ढंग से किया, मेहनत से किया। ठीक है, उसने कैलकुलेटर से किया होगा, हमने भाई खुद के आपके सामने किया, देखो, है ना। तो हैव अ कॉन्फिडेंस यार, कॉन्फिडेंस रखा करो अपने, आप लोग कर रहे हो सॉल्व, ये किताब वाला भी तो वही होगा, स्टूडेंट से टीचर ही तो बना होगा कभी, है ना, कभी ना कभी उसमें भी तो आपकी तरह सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन, तो भाई ऐसे ही होता है सब। ठीक है, ओके, आगे देखो, कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ स्टील। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये स्टील है, दिख रहा है आपको, स्टील की वायर है, ब्रास की वायर है, यहाँ पे लोड लगा दिया 4 किलो, नीचे 6 किलो लगा दिया, और डायमीटर दोनों वायर का दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर, यंग मॉडुलस स्टील का दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है। करना क्या, निकालना क्या है, निकालना है इलोंगेशन इन द स्टील एंड द ब्रास। तो हमें बताना है स्टील कितनी इलोंगेट करेगी और ब्रास कितना इलोंगेट करेगा, दोनों में हमें इलोंगेशन निकालना है। ठीक है जनाब, तो देखो पहली बात, अगर सबसे पहली बात है, देखो हमें डेल्टा एल निकालना है। डेल्टा एल कितना होगा पहले तो, डेल्टा एल अगर हम निकालेंगे तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हमारा, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो FLYA ये बनता है। तो हमें दोनों में ये निकालना है डेल्टा एल कितना होगा। पहले मैं स्टील की बात करता हूं, स्टील के लिए फोर्स कितना लोगे, स्टील पे जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा है, देखो ये 4 का ये है और 6 का ये है, तो 10 किलो फोर्स लग रहा है इस वायर पे। अगर आप देखोगे तो इसके नीचे 10 किलो का वेट है, तो इस पे 10 किलो का फोर्स लग रहा होगा स्टील पे। जब मैं ब्रास की बात करूंगा, ब्रास पे केवल 6 किलो का लग रहा होगा, क्योंकि ब्रास को केवल 6 किलो को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 किलो का लग रहा होगा। तो स्टील के लिए मैं लूंगा यहाँ पे वेट कितना, 10 किलोग्राम, तो 10 × 9.8 mg लूंगा।
क्लियर हो रहा है? स्टील की जो वायर है उसके नीचे 10 किलो है, तो 10G mg है ना, तो 10G लिया। लेंथ कितनी है स्टील की वायर की? 1.5 मीटर। यंग मॉडल्स कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻11 दिया हुआ, वही होता है वैल्यू उसका। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है हमें, एरिया दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ। डायमीटर कितना है? 0.25 सेंटीमीटर। यार ये गड़बड़ करते हैं बहुत ना, ऐसा वैल्यू दे देते हैं। तो एरिया निकालते हैं, चलो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 0.25/2 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 0.25 है, 0.25 डायमीटर है, तो रेडियस हो गया 0.25/2। तो उसको कर लेते हैं हम लोग, 0.25 को लिख सकते हैं 1/4। तो 1/4 और ये 1/2 है, तो 1/8, 1/8 का स्क्वायर करेंगे तो 1/64 आ जाएगा। आर यू गेटिंग? क्या किया मैंने? 0.25 है, 0.25 मतलब 1/4, 1/4 0.25 होता है, तो 1/4 तो ये हो गया, 1/2 ये हो गया, तो 1/8 हो गया। 1/8 का स्क्वायर करेंगे तो 1/64, तो पाई/64 आ गया। तो मैं एरिया को पाई/64 लिख देता हूँ, पाई/64, पाई/64, 64 चला जाएगा ऊपर है ना, 64 पर चला जाएगा, कैलकुलेशन मेरी थोड़ा इजी हो जाएगी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? ये कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये 32 हो जाएगा कट के, तो 32 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो गया? 98। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा, इंटू 1.5 इंटू 32 हो गया, ये ऊपर आ गया। अपॉन में क्या है? 10⁻11 पाई, ये बचा ना 10⁻11 बचा नीचे, और क्या बचा? पाई बचा। ठीक, ये सॉल्व करना है बस। ये लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, 10⁻11 ऊपर आ गया, नीचे पाई बचा, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, पाई से डिवाइड करना है। पाई से डिवाइड, अब देखो थोड़ा चालाकी करता हूं। क्या चालाकी करता हूं? पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14 होगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं 3.2 मान लूं, तो 3.2 का मतलब ये कितने से डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा। 3.2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 10 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 10 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? 10.1 10.2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखना नहीं है, लेकिन टीचर समझ जाएगा, नहीं तो गड़बड़ी करी आपने। तो ये लगभग 10.1 के करीब आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, तीन चीजों को मल्टीप्लाई करना है, 9.98 इंटू 1.5 इंटू 10.1। तो 98 1.5 की मल्टीप्लाई करनी है, 98 इंटू 1.5, 15 अट्ठे 120 हासिल 12, 15 निम्मे 135 और 12 145 और 2 147। एक के बाद डेसिमल लगेगा, तो 147 तो ये आ गया। फिर किससे मल्टीप्लाई थी मेरी? फिर थी मेरी 10.1 से मल्टीप्लाई। 10.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147, 0 से करेंगे तो 0 0 0, 1 से करेंगे तो 147, 7 4 8 4 1, कितने के बाद डेसिमल? 1 2 के बाद डेसिमल, तो 102 के बाद डेसिमल लगेगा? नहीं, 1 के बाद ही लगेगा, क्योंकि ये 0 तो मैंने लिया ही नहीं ना, तो ये 147 लिया, तो 1 के बाद डेसिमल लगेगा। तो कितना है ये? 1484.7, 1484.7, 1484.7, 1484.7, ये स्टील में आया, तो 1.484 हो जाएगा ये, 10 की पावर 3 डेसिमल हटाएंगे तो -8 हो जाएगा ये मीटर, ठीक है। तो इतना मीटर इसमें जो है इलोंगेशन आया, ठीक है, 1.484। एक बार आंसर भी चेक कर लें, 1.49 10 टू पावर -4 आया, हमारा आया 1.48 10 टू पावर -8 मीटर। अच्छा, यहां मीटर में गड़बड़ हो रही है कुछ, ओके, यहां पे गड़बड़ है, ये सेंटीमीटर में था ना, ये सेंटीमीटर में था, तो मीटर स्क्वायर में करेंगे ना इसको, तो ये मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 10 टू पावर माइनस, सेंटीमीटर होता है -2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा यहाँ पे, 10 टू पावर -4 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी -4 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे 10 की पावर -4, यहाँ पे भी 10 की पावर -4, यहाँ पे भी 10 की पावर -4 आ जाएगा, तो ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -7, और ये हो जाएगा माइनस कितना, 3 4 कम हुई है ना पावर, तो ये भी 4 कम हो जाएगी, तो -4 हो जाएगी, ठीक है। तो 1.48 10 टू पावर -4 मीटर, ये हमारे स्टील में आया। ऐसी ब्रास में निकालना है तो ब्रास का आप खुद निकाल सकते हैं। हम ब्रास का जो लोड लेना है हमें कितना लेना है? 6 किलोग्राम हमें लोड लेना है, और सेम फॉर्मूला लगा देना है हमें, और सॉल्व कर देना है। तो भाई खुद सॉल्व करेंगे सब लोग, और फिर इस देखो इस सीरीज का वैसे भी रूल है, मैंने आपको बोला कोई भी क्वेश्चन जो होता है पहले आपको खुद सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करना है और फिर सॉल्यूशन देखना है कि टीचर ने क्या कराया। अगर आपको फॉर्मूले आ गए हैं तो भाई यही तरीका है, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन होंगे। नहीं तो आप बोलते हैं सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो तभी नहीं होते क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन देख लेते हो और ट्राई नहीं करते। तो ट्राई करना है थोड़ा सा, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी होने लगेंगे। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया, कंपोजिट वायर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर 3 mm 3 mm, यूनिफॉर्म वायर है 3 mm की, इसमें कॉपर है और
स्टील है। तो पहले कॉपर है, 2.2 मीटर में कॉपर है और 1.6 मीटर में स्टील है, स्टील कॉपर, ठीक है, कंपोजिट वायर है। डायामीटर इसका जो है वो सेम है पूरी वायर का 3 mm, और स्ट्रेच जो होती है वायर वो 0.7 mm होती है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे अभी। और यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है कॉपर का? कॉपर का यंग मॉडुलस दिया हुआ है हमने, कॉपर का दिया 1.1 10 टू पावर 11 और स्टील का दिया हुआ है 2 × 10 टू पावर 11, ठीक है, ऐसा यूनिट में है। तो आपको बताना है इसमें कि लोड कितना है, एफ कितना है। देखो यहाँ पे जो एक्सटेंशन हुआ है डेल्टा एल, अगर इस पे आपने लोड लगाया, मान लो वायर को आपने टांगा और इस पे लोड लगाया, तो क्या होगा, एक्सटेंशन इसमें भी होगा, जो कॉपर की वायर है, और इसमें भी होगा। तो दोनों का सम जो है वो आपको दिया हुआ है 0.7, जो एल दिया हुआ है 0.7, वो क्या दिया हुआ है, दोनों का एक्सटेंशन मिला के होगा वो, है ना। तो यू कैन से कि डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज 0.7, दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे यहां लिख सकते हो 0.7 mm है तो 10⁻³ कर देते हैं मीटर में। तो ये हमारे पास ये है। अब L क्या होता है एक्चुअली, डेल्टा L हमारा होता है फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया इंटू यंग मॉडुलस। तो ये हमारा हुआ। तो फोर्स तो देखो दोनों वायर में सेम होगा, देखो ये वायर है ना, जो इनमें दोनों में फोर्स सेम होगा। क्यों सेम होगा, मान लो पे लोड लगा हुआ है, तो जितना लोड इस वायर के नीचे है उतना इसके, क्योंकि इसका तो कोई लोड है नहीं, इनका तो लोड जीरो मानते हैं हम लोग, जो मेन लोड है वो इसका है। तो ये वाली वायर भी इतना लोड इसके नीचे है और इसके नीचे भी उतना ही लोड है, तो दोनों का लोड तो सेम है, तो हमारा फोर्स सेम है दोनों में। लेंथ दोनों की अलग अलग है तो L1 कर देते हैं यहाँ पे, एरिया दोनों का सेम है तो A रहने देते हैं, Y1 दोनों का डिफरेंट है तो Y1 कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं F इंटू L2 इंटू एरिया सेम है Y2, ठीक है। तो डेल्टा L की जगह क्या आ जाएगा, FL बाय AY इक्वल टू हमारा ये है ही। अब यहाँ पे हम F बाय A जो है कॉमन ले लेते हैं, तो ये L1 बाय Y1 आ जाएगा और प्लस L2 बाय Y2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 0.7 10 टू पावर -3 यहां पे आ गया। इसे सॉल्व करना है हमें, एफ निकालना है यहां से, तो एफ निकालना है, सॉल्व कर लो बस, एफ निकालना है यहां से। अगले पेज पे कर लें, अगले पेज पे कर लेते हैं। तो एफ जो है हमें निकालना है यहाँ पे, एफ बाय एरिया, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा, डायमीटर 3 है तो 1.5 mm हो गया, तो एफ बाय पाई 1.5 mm का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। L1 बाय वाई, L1 कितना है 2.2, वाई है 1.1, 2.2 L1 है, वाई है 1.1 10 टू पावर 11, और L2 जो मेरे को ध्यान आ रहा है 1.6 था, 1.6 और 2 × 10 टू पावर 11, ठीक है जनाब। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये कर दी, ये कर दी, इक्वल टू 0.7 10 टू पावर -3। ये सॉल्व करना है अब, ओके करते हैं सॉल्व। देखो कितना अच्छा दे दिया उन्होंने, कट जाएगा है ना, ये 2 से कट गया और ये भी आपका 0.8 से कट गया, तो ये भाई 10 टू पावर 11 को बाहर ले आओ, तो ये आ गया एफ पाई 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 10 टू पावर -6 हो जाएगा, और 10 टू पावर 11 को भी बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 + 0.8, ये बचेगा अंदर बस, है ना, 2 और 0.8 बचेगा। यहाँ क्या है 0.7 10 टू पावर -3। अब यहां पे जो है इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 5 बचेगा, तो ये हो गया f इंटू 2.8, यहां पे बचेगा पाई इंटू 2.25 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है जनाब। तो ये बचा हमारा, ये हमें सॉल्व करना है और f की वैल्यू निकालनी है। तो f हो जाएगा हमारा 0.7 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 2.8 आ जाएगा नीचे, पाई चला जाएगा ऊपर, 2.25 भी ऊपर, 10 की पावर 5 भी ऊपर, तो ये हो गया। कोई कट रहा है यहाँ पे, 0.7 कहाँ गया, ये 0.7 था ना यहाँ पे, 0.7 10 टू पावर -3 पाई 2.25 10 टू पावर 5 अपॉन में 2.8, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम ये कट जाएगा 4 से, और तो कुछ नहीं कट रहा, पाई की मल्टीप्लाई इससे करनी है और 4 से डिवाइड करना है फिर। तो ये आपका पाई की मल्टीप्लाई यानी कि 2.25 इंटू 3.14, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 के करेंगे तो 900 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 225, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 675, 9 और 2 11, 5 16 का 6 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, तो ये आ गया आपका 70 पॉइंट, नहीं 4 का डेसिमल लगेगा ना, 1 2 3 4 7.06,
7.06 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 7.06 डिवाइड बाय 4 करना है। 7.06 डिवाइड बाय 4, 4 एकम 4, फिर आ जाएगा ये 30, 4 सत्ते 28, फिर आ जाएगा 26, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28, लगभग 1.77 मान सकते हो। तो इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो 1.77। अब बचा ये दोनों, तो 10⁻², तो ये लगभग जो है 170 आ रहा है। हमारा ऐसा यूनिट चल रहा है, फोर्स है तो न्यूटन में आ जाएगा। तो लगभग हमारा आंसर जो है 177 न्यूटन आ रहा है, यानी जो लोड है यहाँ पे वो लगभग जो है 177 न्यूटन का लोड है। या फिर किलोग्राम में अगर निकालोगे तो 10 से डिवाइड कर दो, 17 किलोग्राम, लगभग 17.5 किलोग्राम का लोड है। ठीक है, तो हमारा जो न्यूटन में आंसर आ रहा है 1.177 न्यूटन। इनका आंसर कितना आ रहा है 176, लगभग सेम है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आई होप क्लियर है सबको कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन हुआ है वो दोनों वायर का हमें ऐड करना पड़ेगा। दोनों वायर का एक्सटेंशन ऐड होने के बाद जो है इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए जनाब आगे मूव करते हैं। टू वायर इक्वल क्रॉस सेक्शन स्टील एंड कॉपर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, देयर कॉम्बिनेशन इज केप्ट अंडर द टेंशन, एलोंगेशन ऑफ द टू वायर इज फाउंड टू बी इक्वल। इस बार दोनों की एक्सटेंशन इक्वल दी हुई है, तो करना क्या है फिर, आपको बताना है यहां पे रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर। तो आपका डेल्टा एल होता है FL बाई AY, तो ये आपका F1 L1 ऐसे कर लो, F2 L2 A2 Y2। अब यहां पे क्या है एक्चुअली कि हमारा दोनों तरफ जो है ना फोर्स बराबर है। आर ज्वाइंट कॉम्बिनेशन इज केप्ट अंडर द टेंशन, एलोंगेशन ऑफ द टू वायर इज इक्वल, एलोंगेशन इज इक्वल, एलोंगेशन इक्वल है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है। ठीक है, टेंशन मतलब सेम है दोनों में, तो फोर्स भी सेम होगा, मतलब ऐसे रखा हुआ है ये, तो टेंशन जो है इनमें सेम है, तो इसका मतलब जब टेंशन हर जगह होगी वो टी होगी, यानी फोर्स दोनों में सेम है, तो दोनों में फोर्स सेम ले सकते हैं। जैसे आपका पिछला क्वेश्चन था ना, तो पिछले क्वेश्चन में वेट लटका रखा था, इस बार हमने फोर्स लगा रखा है, एक ही बात है। तो पूरी वायर में सेम फोर्स होगा थ्रू आउट, क्योंकि ये वायर मासलेस है। हम ये मानते हैं कि वायर का मास जो है नेग्लिजिबल होगा, तो फोर्स सेम है हमारा। और क्या सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तो ये भी कट जाएगा। तो हमें निकालना है यंग मॉडुलस का रेशो। अगर हमें यंग मॉडुलस का रेशो में पता है, हमें निकालना है इनका लेंथ का रेशो। तो हमें क्या निकालना है, गिवन दैट द यंग मॉडुलस, फाइंड द रेशो बिटवीन द लेंथ, तो हमें रेशो ऑफ द लेंथ निकालना है। तो हमें निकालना है, मान लो ये एल ऑफ द स्टील मान लेते हैं यहाँ पे, तो यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पे अगर एल ऑफ द कॉपर रहा होगा तो यहाँ पे यंग मॉडुलस ऑफ द कॉपर बचेगा। ठीक है, तो इक्वल मिला के ये बन रहा है। तो हमें निकालना है अब रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द स्टील, स्टील को ऊपर रखना है, तो ये स्टील है, तो एल स्टील को यहीं रखते हैं, कॉपर को नीचे ले आते हैं, तो एल कॉपर, और इस तरफ ये स्टील वाला ऊपर चला जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील ऊपर चला जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ द कॉपर नीचे आ जाएगा। स्टील का जो यंग मॉडुलस होता है 2 × 10⁻11 होता है, और इसका जो यंग मॉडुलस होता है कॉपर का 1.1 10⁻11 होता है, इससे ये कट जाएगा। तो रेशो आपका आ गया 2/1.1 या फिर 2/20/11 बोल सकते हो, लगभग हमारा ये रेशो आया। और डिवाइड करना चाहो तो 11 एकम 11, 90 बचेगा, 11 8 88, 11 8 88, फिर 20 बचेगा, 11 दूनी 22, तो लगभग 1.82 आ रहा है। 1.82 इज द रेशो। तो 20 रेशो 11 इन्होंने छोड़ दिया आंसर यहाँ पे, तो 20 रेशो 11 हमारा जो है आंसर आ रहा है। तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा इजी था, इस बार हमारे दोनों बराबर थे, तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी था ये। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको। तो भाई सारे क्वेश्चन ऐसे, इसमें कुछ वो नहीं है, बस थोड़ा सा ना आपको एक बार फॉर्मूला पकड़ लेना है, एक बार पकड़ लो तो पूरा फिर वही मेथड जो है करते जाना है और आंसर आ जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मेटल रॉड ऑफ लेंथ L and cross section area A is rigidly fixed between the two wall, young modulus of the material is Y and the coefficient of linear expansion is alpha। अब देखो ये नई चीज आ गई है, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, जब हीट वाले चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहां पे आएगा, थोड़ा सा उन्होंने उसका वो ले लिया है। रॉड इज हीटेड सो दैट टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 0 to थीटा, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड एट द एंड ऑफ द रॉड। तो भाई एक बात समझ लो कि अगर कोई रॉड हमारी जिसकी लेंथ L है, इसको हीट करेंगे, मान लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको जब आप हीट करते हो तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है। अगर इसको आपने 30 डिग्री हीट कर दिया तो इसकी लेंथ मान लो डेल्टा एल बढ़ गई, एल से बढ़ के क्या हो गई, एल प्लस डेल्टा एल। तो एक जो डेल्टा एल होता है वो क्या होता है, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू द, जितना हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक तो उस पर डिपेंड करती है, एक डिपेंड करती है उसकी लेंथ पे कि उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है। तो फॉर्मूला आपका आता है डेल्टा एल इक्वल टू एल थीटा इंटू अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट भी आएगा इनको हटाएंगे जब, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आगे पढ़ोगे आप लोग ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपकी जो लेंथ बड़ी है, जो जितनी लेंथ बड़ी है रॉड की, वो किस पे डिपेंड करती है, तो लेंथ पे, एक कितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया, दूसरा अल्फा कितना, उस पर डिपेंड करेगी। तो हमारी लेंथ बढ़नी चाहिए, लेकिन
क्या होता है कि लेंथ बढ़ती नहीं है। मान लो आपने अगर कोई इसको रॉड को दो दीवार के बीच में फंसा दिया और गर्म किया तो लेंथ तो बढ़ेगी नहीं, तो लेंथ नहीं बढ़ेगी तो क्या हो गया, फोर्स लगाएगा इस पे, वाल पे, दोनों दीवारों पे फोर्स लगेगा। तो आप ये मान सकते हो कि इसकी लेंथ बढ़नी चाहिए थी, कितनी बढ़नी चाहिए थी, डेल्टा एल बढ़नी चाहिए थी लेंथ, लेकिन वो नहीं बढ़ी, तो मतलब दीवार ने उसको प्रेस कर दिया डेल्टा एल। तो आप ये मान सकते हो कि दीवार ने फोर्स लगा के इसको डेल्टा एल इसकी लेंथ कम कर दी, ये मान सकते हैं हम लोग। क्लियर हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी लेंथ बढ़नी चाहिए थी डेल्टा एल, लेकिन वो नहीं बढ़ी। तो क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि दीवार ने इसको लेंथ को कम कर दिया डेल्टा एल, उसके कारण से फोर्स हमें निकालना पड़ेगा, कितना फोर्स दीवार ने लगाया कि लेंथ को डेल्टा एल कम कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा उसने कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड ऑफ द रॉड। तो हमें यहाँ पे फोर्स बताना है कितना लग रहा होगा रॉड पे। तो फोर्स जो होता है वो हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू यंग मॉडुलस। तो फोर्स हमारा हो जाएगा यंग मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल, अपॉन में एल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, यंग मॉडुलस इंटू ए अपॉन इंटू डेल्टा एल अपॉन में एल। अब डेल्टा एल कितना आ रहा है हमारा, डेल्टा एल हमारा आ रहा है एल एल थीटा इंटू एल्फा। ठीक है, वाई तो है यहाँ पे, ए है यहाँ पे, डेल्टा एल की जगह पे ये पुट कर दिया तो ये कट गया यहां से एल से एल, तो क्या आया वाई ए थीटा इंटू एल्फा। तो ये हमारा फोर्स आया। तो दीवार जो है इस पे इतना फोर्स लगा रही होगी। अब आप बोलोगे सर फोर्स के एक जगह कैसे लग रहा होगा, नहीं, फोर्स दोनों तरफ से ही लग रहा होगा, और ये जो फोर्स आया एक्चुअली ये वाली वैल्यू आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोर्स को एफ लेंगे, कई बच्चे कहते हैं 2F लेंगे या 0 लेंगे, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है 0 लेंगे, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे फोर्स दोनों तरफ से लगाना पड़ता है। कोई भी अगर आप रॉड को खींचोगे या रॉड को प्रेस करोगे हमेशा फोर्स दोनों तरफ से ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है वो एफ ही आएगी, तो एफ की वैल्यू इतनी आ रही है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपको जो ये वाली चीज बताई है इससे आप निकाल सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे अगर मैं एफ बाई ए कर दूं तो क्या होगा, एफ बाई ए क्या होता है, स्ट्रेस होता है, तो एफ बाई ए अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, वाई इंटू थीटा इंटू एल्फा। ठीक है, यंग मॉडुलस इंटू टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है डेल्टा थीटा या थीटा बोल लो जो भी बोलना चाहो, इंटू एल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये हमारा स्ट्रेस होता है। कौन सा स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। ये क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि गर्मी के कारण रॉड एक्सपेंड होना चाहती थी, आपने एक्सपेंड नहीं होने दिया, इसलिए उसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो गया। तो कोई भी आपकी जो रेल की पटरियां होती हैं वहां पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है, इसलिए आपको वहां पे जगह छोड़नी पड़ती है ताकि स्ट्रेस ना हो कि टूट जाए पटरियां या मुड़ जाए, है ना। जो बिल्डिंगें होती हैं वहां पे भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है, तो वहां पे भी हम बिल्डिंग में भी ऐसी चीजें छोड़ते हैं। आपने अगर बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी, कभी डिजाइन किया देखा होगा, तो वहां पे भी जगह छोड़ी जाती है ताकि वो फैल पाए आराम से, टूटे ना। या कोई बड़ी मशीन है आपकी तो उसमें जगह छोड़ी जाती है कि स्ट्रेस उसमें डेवलप ना हो, ज्यादा टूटे ना हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। क्लियर हुआ ये। अगला क्वेश्चन, टू रॉड ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो सेम वही क्वेश्चन है, अल्फा 1 अल्फा 2 है इस बार, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यंग मॉडुलस का y1 है, इसका y2 है, और टेम्परेचर इनका सेम चेंज किया, डेल्टा थीटा दोनों का सेम है। देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द रॉड, रॉड की बेंडिंग नहीं हो रही है, और आपका जो अल्फा का रेशो है दिया हुआ है, y का रेशो भी दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि इक्वल थर्मल स्ट्रेस दोनों में डेवलप हुआ है, इक्वल थर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, यंग मॉडुलस का रेशो आपको निकालना है, यंग मॉडुलस का रेशो हमें निकालना है इस बार। तो यंग मॉडुलस हमारा जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। देखो बार बार वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इसका रेशो हमें बताना है y1 बाय y2 का रेशो। तो y1 बाय y2 का जो रेशो होगा क्या होगा, अच्छा यहां पे जो फोर्स होगा, ओके, यहां पे थर्मल स्ट्रेस बराबर है having coefficient of linear expansion this and this rod is heated to the same temperature, there is no bending of the rod, equal thermal stress। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये चीज दोनों में बराबर है, तो ये कट जाएगी दोनों में, है ना। F1 बाय A1 है, मान लो ये F2 बाय A2 है, तो ये दोनों में बराबर है, तो ये कट जाएगी। तो क्या बचेगा फाइनली, L बाय डेल्टा L बचेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था L बाय डेल्टा L, ये बचेगा। ठीक है, ये L1 का है, डेल्टा L भी 1 का है, ये डेल्टा 2। तो फाइनली क्या बचा हमारा, L1 बाय L2 इंटू डेल्टा L2 अपॉन में डेल्टा L1। ठीक है, अब जो डेल्टा L1 L2 हैं वो आपके ये होते हैं, अभी हमने देखा था अल्फा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कितना होता है अल्फा L, जो चेंज इन लेंथ होती है कितनी होती है, अल्फा L थीटा। तो यहां पे ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, अल्फा ऑफ द 1 इंटू थीटा, तो दोनों का बराबर ही है मेरे ख्याल से, सेम टेम्परेचर से हीट किया तो थीटा बराबर ही है। तो अल्फा इंटू L1 इंटू थीटा 1। ठीक है, ये हो गया, और ये L1 ऑलरेडी था यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे L2 ऑलरेडी था, ये हो जाएगा अल्फा 2 L2 थीटा 2, थीटा सेम है दोनों का, है ना, ये कट जाएगा आपस में।
तो ये कट जाएगा, तो ये आ गया आपका कितना आ गया, ये L1 का स्क्वायर बाय L2 का स्क्वायर इंटू α1 बाय α2, ये आ गया फाइनली। ये बचा कुल मिला के, सब मिला के ये बचा। अब α1 बाय α2 का रेशो कितना, 3:5, 3:5 है ये वाला रेशो। तो भाई ये रेशो 3:5 है और L का रेशो दिया हुआ है हमें, between two rod bend and same time there is no bending this thermistor। ओके, यहाँ पे लेंथ का रेशो नहीं दिया हमें। टू रॉड ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज फिक्स्ड विद टू सपोर्ट रॉड्स आर हिटेड टू द थर्मल। अच्छा, यहाँ पे चेक करते हैं कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं करी। एक मिनट। डेल्टा L2 अगर ऊपर आया था तो डेल्टा L2 ऊपर आएगा, तो यहाँ पे डेल्टा L2, अरे सॉरी, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा L2 वाले लिखने पड़ेंगे ना, फंस गया था ना ये मामला। देखो यहाँ पे क्या था, L1 अपॉन L2, तो यहाँ पे है, ये क्या था, डेल्टा L2 होगा α2 थीटा इंटू L2, ये L2 आएगा ऊपर और नीचे वाले L1 होंगे सारे, ठीक है। थीटा तो सेम है तो कट जाएगा, L1 से L1 भी कट जाएगा और L2 से L2 कट जाएगा, और ये फाइनली बचेगा आपका α2 बाय α1। तो फाइनल हमारा बचा α2 बाय α1। तो y1 बाय y2 का जो रेशो आ रहा है वो हमारा अल्फा y1 बाय y2 निकालना है हमें। तो ये α2 बाय 1 आ रहा है, α2 बाय 1 कितना हो गया, मतलब 5/3 आ गया, क्योंकि अल्फा 3/5 है, तो अल्फा इसका जो रेशो आएगा वो 5/3 आएगा। तो यंग मॉडल्स का जो रेशो है यानी कि हमारा वो कितना है, 5:3। तो भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा, 5:3 इज द रेशो ऑफ द यंग मॉडल्स। तो आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। क्वेश्चन में क्या दिया होता, यंग मॉडल्स का रेशो निकालना था, थर्मल स्ट्रेस दोनों में सेम था तो कट गया, और हमने एल की जगह डेल्टा एल की जगह पे क्या पुट कर दिया, डेल्टा एल की जगह पे एल अल्फा डेल्टा थीटा यहां से पुट कर दिया। जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था यहां पे भी दिया हुआ था, है ना, यहां पे उसने दे दिया, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ सबको। तो इस तरीके से भाई हमने जो है ये सेकंड लेवल के क्वेश्चन भी इसके खत्म कर दिए। अब थोड़ा और टफ क्वेश्चन है जो यंग मॉडल्स के हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर और टफ भी, हाँ और टफ भी हैं, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई आप बाकी चीजें हमारी जो है माइंड मैप, हमारे जो वन शॉट हैं और जो बाकी सब चीजें हैं आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब चीजें हैं, तो भाई सारी वीडियो जरूर देखें। और भाई हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में इसके एडवांस क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।